हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। आशा है आप सभी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे और जो भी लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक आपने सही वीडियो खोला और आप सही चैनल पर हैं। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं हम लोग, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, और अब हम पेडागोजी की एक सीरीज़ लेकर आ चुके हैं बहुत पहले से। इस वीडियो में अभी तक इस सीरीज़ में, श्रृंखला में जो पेडागोजी सीरीज़ है, अभी तक टोटल हम 26 सेट कर चुके हैं। आज हम 27वां सेट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट सेल्फ मेड नहीं है, बल्कि DSSB के रिसेंटली डिक्लेयर्ड सिलेबस, जो पेडागोजी का सिलेबस है, उसमें से पूछे गए सवालों का कंपाइलेशन है। हम पुराने जितने भी एग्ज़ाम्स आए हैं, टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें जो पेडागोजी के 20 सवाल आते हैं, टीजीटी में 10 सवाल और पीजीटी में 20 सवाल, उन्हीं सवालों की श्रृंखला यहाँ पर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे अगले कुछ 10 मिनटों में इन 20 सवालों को फटाफट करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये 27वां सेट है और ये पीजीटी बायोलॉजी की 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। 25 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था, उसके भी क्वेश्चन जल्दी आपके सामने लाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट अस स्टार्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहला सवाल देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय छात्रों को सिखाने का निरंतर अवलोकन और निगरानी उन्हें आगे क्या करना है इस बारे में सूचित करता है। ये किस प्रकार का आंकलन है? दोस्तों हमें पता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर क्या कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है स्टूडेंट की लर्निंग को और फिर बता रहा है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। तो फैसिलिटेशन कहाँ पे होगा दोस्तों? फॉर्मेटिव असेसमेंट में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द रोल प्ले। आपसे बोला है कि इसमें से जो रोल प्ले है, इनमें से कौन सा रोल प्ले का उद्देश्य नहीं है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो रोल प्ले है वो प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, कम्युनिकेटिंग मैसेज, है ना, इंटरेस्टिंग मैसेज। और यहाँ पे अगला जो थर्ड ऑप्शन दिखा है तो लिखा है टू डिस्टर्ब सोशल हार्मनी। देखिए सोशल हार्मनी मतलब क्या है कि सामाजिक सद्भाव को भंग करना तो कभी भी रोल प्ले का काम नहीं हो सकता ना। तो सीधा सीधा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, तो क्योंकि नॉट पूछा है हमसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ डज कंस्ट्रक्टिव टीचर प्रमोट लर्निंग इंक्वायरी। मतलब रचनावादी शिक्षक जो होते हैं वो किस तरीके से जिज्ञासा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले भी जो ट्रिक्स हम थोड़ी समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं कि टाइम सेव करने के लिए आप सबसे लंबा वाला ऑप्शन हमेशा पढ़ें, क्योंकि लंबे ऑप्शन ज़्यादातर सटीक होने के चांसेस होते हैं, वो सही आंसर हो सकता है। तो लास्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ देखेंगे, थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग एंड प्रमोटिंग लर्नर जनरेटेड क्वेश्चन, मतलब विवृत अंत प्रश्न पूछने, या फिर मतलब विवृत अंत कहने का मतलब है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उन्हें पूछने और सिखाने वाले द्वारा जो उत्पन्न प्रश्नों को बढ़ावा देने के माध्यम से टीचर जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में इंक्वायरी को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से लंबे आंसर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत काफ़ी हद तक सटीक बैठ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प इन। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो किस तरीके से सहायता करती हैं, वो किस चीज़ में सहायता करती हैं। नेगलेक्टिंग द स्टूडेंट, छात्रों की उपेक्षा करना, ये तो गलत है बिल्कुल भी। कुछ छात्रों को कक्षा के बाहर करने में बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस का किस तरीके से इसमें मदद नहीं करने वाला। फोकसिंग ऑन द स्मार्ट स्टूडेंट थोड़ा बहुत कर सकता है, बट सटीक देखने की कोशिश करें तो प्लानिंग द कोर्स मटेरियल, मतलब कोर्स मटेरियल पाठ्य सामग्री जो है ना, पाठ्यक्रम के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होनी है उसकी योजना बनाने में हमें बहुत सहायक होता है, क्योंकि जैसे तरीके का हमारा लर्नर होगा उस तरीके की हम पाठ्य सामग्री अपनी कक्षा में ले जा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इट इज सिंग इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स, मतलब रचनावादी जो कक्षा है उसमें टीचर का रोल क्या होता है, ये तो हम कई बार डिस्कस कर सकते हैं। इसमें फैसिलिटेटर का ही रोल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस एक्ट के तहत, मतलब किस अधिनियम के तहत इन्होंने बोला है कि मेंटेनिंग सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर ऑफ ऑल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल वर्किंग द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल नीड्स मैंडेटरी। किसके तहत मैंडेटरी हुआ? हमें पता है रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1992 है उसके तहत ये इंश्योर किया जाता है कि एक रजिस्टर मेंटेन हो जिसमें क्वालिफाइड पर्सनल और प्रोफेशनल्स की ना डिटेल्स वगैरह सब हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस प्रमोट लर्निंग इन। तो विषय वस्तु का जो विश्लेषण है वो किस चीज़ में सहायक होता है? देखिए सीधी बात है, इन सब में से पैसिव रिसेप्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट से डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट से या हम कहीं कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट आए तो समझ भी आता है ना। इमोशनल एंड इरेशनल बिल्कुल नहीं होगा। सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल, तो कैसा होना चाहिए जो आपका कंटेंट एनालिसिस होता है वो कैसा, मतलब जो विषय वस्तु का विश्लेषण है वो किस चीज़ में सहायता करता है? आपको व्यवस्थित और सार्थक चीज़ों को चुनने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जोसेफ नोवाक, है ना, हाउ इज नॉलेज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंसेस। देखिए यहाँ पे ना लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि जो पहले से पूर्वानुभव होते हैं ना, अपने जो पूर्व अनुभव के आधार पर जो ज्ञान है उसे कैसे बनाया जाता है। अब अगर ध्यान से देखिए जोसेफ नोवाक जो है मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो अगर इसे देखना हो तो मैंने हमेशा क्या बोला है, लंबे रिस्पॉन्स को पढ़ने की कोशिश करिए और देखिए क्या वो सटीक बैठ रहा है। तो थ्रू इमोशनल डिसिप्लिन ऑफ चाइल्ड, नहीं, ये देखिए जब प्रायर नॉलेज की बात हो रही है तो इमोशनल डिसिप्लिन जैसे कोई टर्म हमने सुनी नहीं है ना। और ओनली थ्रू रोट मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो अल्ट्रा रॉन्ग है ना।
ओनली थ्रू टेक्स्ट बुक एंड, देखो जहाँ ओनली आते हैं जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है उन्हें तो कोशिश करना चाहिए निगलेक्ट ही कर दें। तो ले देखिए हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो थर्ड काफी सटीक बैठ रहा है, थ्रू रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रीवियस एंड करंट एक्सपीरियंसेस, तभी आप लर्नर के प्रायर एक्सपीरियंसेस को जोड़ पाएंगे। तो नोवाक को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है थोड़ा सा नोवाक के बारे में सर्च कर लें तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा किस बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 9 कह रहा है इन एनी करिकुला गर्ल्स आर स्टीरियोटाइप्ड एज बीइंग। देखिए तो बहुत मतलब जेंडर पे तो कई सवाल आते हैं हमारे इस पेपर में, कई बार कई जगहों पे मिले भी है। तो गर्ल्स को स्टीरियोटाइप करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, नाजुक सी होती हैं, सौंदर्य परक रुझान वाली होती है ना। तो ये जो है ये क्या है, एक रूढ़िवादी सोच है, फिर हम कहें रूढ़िबद्ध है, मतलब स्टीरियोटाइप्ड है महिलाओं के बारे में, महिलाएं इससे भी अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। इनमें से टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा। देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट बेस्ड और रोल प्ले तो सीधा सीधा बच्चों पर आधारित होता है। यहाँ पे जो दो कन्फ्यूजन वाले हैं ना वो लेक्चर और सेमिनार हैं, पर अगर क्योंकि हम बहुत क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, सटीक आंसर वही है जो सबसे उचित मतलब जो सबसे क्लोज माना जाएगा, तो इनमें से लेक्चर माना जाएगा रादर देन सेमिनार, क्योंकि सेमिनार में तो स्टूडेंट में एंगेज कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो लेक्चर इज मोर अप्रोप्रिएट। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट इज द बेसिक्स यूनिट ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कॉल्ड। ये तो हमें पता ही है, थोड़ा बायोलॉजी का पेपर है, आपको लगेगा इस वजह से भी पूछ रहे हैं, पर आपको बता दूं हम चाइल्ड साइकोलॉजी में भी न्यूरोलॉजिकल साइंसेस पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसे हम न्यूरोकॉग्निटिव लर्निंग साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे न्यूरॉन्स के बेसिस पर जो लर्निंग हो रही है उसकी भी बात होनी, अब चर्चाएं होनी शुरू हो गई। तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ना जरूरी हो चुका है आज की डेट में साइकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द गोल ऑफ कंटेंट एनालिसिस इन टीचिंग। देखिए कंटेंट एनालिसिस का रोल क्या है टीचिंग में, वो पूछना है आपसे ना। तो हमने भी थोड़ी देर पहले कंटेंट एनालिसिस पे एक सवाल और देखा, फिर से आ गया। तो टू सिंप्लीफाई एंड प्रेजेंट टेक्स्ट बुक कंटेंट मीनिंगफुली, है ना, ये होगा अपना कि मतलब पाठ्य पुस्तक की सामग्री को सार्थक ढंग से सरल और प्रस्तुत करना, है ना, ऐसे तरीके से कि वो समझने लायक हो ना, इतने सटीक और आसान तरीके से प्रस्तुत करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भौतिक संसाधनों का चयन करते समय एक महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करना है, मतलब क्या इंश्योर करना होता है जब भौतिक संसाधनों का आप चयन कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव मतलब केवल महंगे ब्रांड्स का उपयोग करना बिल्कुल नहीं, सांस्कृतिक विशिष्टता और पूर्वाग्रह का अभाव, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई भी रिसोर्स मटेरियल ले रहे हैं, है ना। स्थानीय भाषा से परहेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं लोकल के लिए वोकल होना है, तो लोकल मटेरियल होना चाहिए। अधिकतम रंग और सजावट नहीं, ये भी नहीं है, तो अपना होगा सांस्कृतिक विशिष्टता और पूर्वाग्रह का अभाव जो है उस चीज़ को आपको इंश्योर करना चाहिए जब आप एक मटेरियल चुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन दैट इंक्लूड अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर स्पीचेस कंसर्निंग प्रॉब्लम और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें सिंपोजियम ही करेक्ट आंसर है, डिबेट नहीं है, राउंड टेबल नहीं है और पैनल डिस्कशन नहीं है। सिंपोजियम क्या होती है, हम कहते हैं संगोष्ठी जो होती है जिनमें डिस्कशंस होते हैं ना, पेपर प्रेजेंटेशंस होती हैं। पेपर प्रेजेंटेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पैनल डिस्कशन और डिबेट में नहीं होती है। जब प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स की बात हो रही है तो सेमिनार सिंपोजियम ही सही शब्द होगा, तो संगोष्ठी एक सही शब्द है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन इज आइडेंटिफाई एज एजुकेबल, मतलब पढ़ाए जा सकते हो। आईईडीसी स्कीम, आईईडीसी स्कीम पुरानी वीडियोस में हम कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये प्रोग्राम आया था 1975 में, इसको लेकर हमने कुछ और पॉइंटर्स भी पढ़े हैं, तो पुरानी वीडियो में से थोड़ा सा पढ़ लें वहाँ से। तो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स को एजुकेबल बोला गया है एज पर दिस आईईडीसी स्कीम। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किसी टेक्स्ट बुक में, है ना, किसी एक पाठ्य पुस्तक में लड़कों को दिए गए रूढ़िबद्ध व्यवहार संकेत का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे आसान है, लड़के नहीं रोते ना, लड़के कभी नहीं रोते, बड़े लड़के रोते ही नहीं है ना। बॉयज़ डू नॉट क्राई, ये बिग बॉयज़ डू नॉट क्राई। तो ये क्लियरली कैसा है, एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर क्यू है जो बॉयज़ के बारे में है। हर तरीके के लड़के रोते हैं, बड़े छोटे सब, है ना, रोना इतना कठिन नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो रूढ़िवादिता पूछिए आपसे वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, व्हाट इज सेलेक्टिव लिसनिंग, है ना। सेलेक्टिव लिसनिंग मतलब चयनात्मक श्रवण भी कहते हैं इसे कई लोग, है ना। तो चयनात्मक श्रवण क्या है, किसी भाषा के केवल कुछ हिस्सों को सुनना और याद रखना, बाकी सबको भूल जाना है, कुछ ही हिस्से को याद रखना है, रिटेन करना, इज कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच असेसमेंट इज यूज्ड कंटिन्यूअसली बाय टीचर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देना और कंटिन्यूअस है, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। दो मोटी चीज़ें इसमें जो बदली, कंटिन्यूअस और डिस्क्रिप्टिव। मतलब वर्णात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए वर्णात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लगातार किस आकलन का उपयोग होता है। सब सीखने के लिए
असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये हमेशा याद रखिएगा, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी जोड़ के देखते हैं दोस्तों। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं आज की वीडियो का। व्हाट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस एक्टिंग ऑफ रूल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लियरली डिफाइंड सोशल सिचुएशन बाय 2 और मोर पर्सन फॉर सब्सिक्वेंट डिस्कशंस बाय द होल क्लास। इसका आंसर होगा रोल प्ले। देखिए ये बार बार रोल प्ले पर आपको सवाल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ड्रामा इन एजुकेशन वन ऑफ द थीम है जिस पे डीएसएसबी सवाल पूछ रही है। तो आपको ड्रामा, रोल प्ले, एक्टिंग, इन सब पे बहुत सवाल दिखेंगे। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो आपसे पूछ रहा है स्पष्ट रूप से परिभाषित सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पूरी कक्षा द्वारा बाद की चर्चा के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का सहज अभिनय, है ना, सहज अभिनय करने को क्या परिभाषित किया जाता है, तो हम इसे बोलते हैं भूमिका निर्वहन, मतलब रोल प्ले। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि है ब्रॉड फील्ड अप्रोच अटेम्प्ट्स टू। तो ब्रॉड फील्ड अप्रोच किससे आ रही है, ये आपके करिकुलम से आ रही है। करिकुलम वाली यूनिट जो है ना, पाठ्यचर्या वाली, पाठ्यचर्या में कुछ सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं पाठ्यचर्या पर बेस, तो उसमें से एक सवाल पूछा गया है कि ब्रॉड फील्ड अप्रोच क्या है। देखिए सब शब्द को अगर आप समझने की कोशिश करें, ब्रॉड फील्ड कहने का मतलब बड़ी फील्ड्स, है ना, और फील्ड्स का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी कंटेंटेड डिसिप्लिन की बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से सटीक आंसर होगा इंटीग्रेट रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर इनटू यूनिफाइड कोर्स, है ना, रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को एक यूनिफाइड कोर्स में डालना। जैसे मैं बोलता हूँ लाइफ साइंसेज, है ना, लाइफ साइंसेज अगर आप बोलें, है ना, तो ये ब्रॉड फील्ड्स हैं, इसके अंदर आपकी बॉटनी, जूलॉजी ये सब आ जाएंगी, क्योंकि लाइफ साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी, है ना, तो बहुत कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो दीज आर कॉल्ड ब्रॉड फील्ड्स। तो ब्रॉड फील्ड वो होती हैं जिसमें आप संबंधित विषय वस्तु को एक एकीकृत पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ब्रॉड फील्ड्स। ठीक है ना, एलिमिनेट की बात नहीं हो रही है, फोकस ऑन सोशल अवेयरनेस की बात नहीं हो रही है, सेपरेट सब्जेक्ट इनटू नैरो डिसिप्लिन ये तो बिल्कुल नहीं हो रही है ना, ये तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, ना कि ब्रॉड फील्ड होगा। तो ब्रॉड फील्ड आपका होता है कि जब आप इंटीग्रेट करें सिमिलर दिखने वाले सब्जेक्ट्स को। तो ये आपके पेडागोजी के आज के 20 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट, पेडागोजी पढ़ते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम देंगे, आपको पेडागोजी में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और तैयारी करते रहिए। जल्दी आपकी बाकी मैथ्स की वीडियोज़ भी आ जाएंगी। डोंट वरी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्तों।